हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। आज के खर्चा पानी में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। ये दोनों मुद्दे आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई के बारे में है, जबकि दूसरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में। पहले लोन की किश्त के बारे में बात करते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पिछले 2 दिन से बैठक कर रहा है। इस बैठक में आपके और हमारे जो होम और कार लोन है या फिर पर्सनल लोन की किश्त है, उसका फैसला होगा। इस बैठक में आरबीआई कर्ज सस्ता या महंगा करने का फैसला लेगा। ईएमआई का बोझ कम होगा या बढ़ेगा, इस बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर आरबीआई हर 2 महीने में मीटिंग करता है। इस तरह से एक वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें होती हैं। इस मीटिंग में मनी सप्लाई, महंगाई और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर ब्याज दरों को लेकर फैसला किया जाता है। ये करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग है। दूसरी मीटिंग 4 से 6 जून के बीच होगी। इसके बाद 5 से 7 अगस्त के बीच तीसरी और 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच चौथी मीटिंग होगी। इसके अलावा 3 से 5 दिसंबर के बीच पांचवी और अगले साल 4 से 6 फरवरी के बीच करंट फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एमपीसी की बैठक होगी। ये बतौर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की दूसरी एमपीसी की मीटिंग है। ये बैठक बुधवार 9 अप्रैल को खत्म होगी। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसका पूरा ब्यौरा देंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इस मीटिंग में आरबीआई बेंचमार्क दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। यहाँ बेंचमार्क दर का मतलब रेपो रेट से है। ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई देश के बैंकों को पैसा उधार देता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बैंक भी आरबीआई से कर्ज लेते हैं, क्या इनके पास पैसा नहीं होता है? तो इसका जवाब है कि बैंकों के पास खूब पैसा होता है। एक बैंक में कई शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कई मौके पर ज़रूरत पड़ने पर ये बैंक अपनी शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से पैसा उधार भी लेते हैं। आरबीआई ने इसी साल फरवरी में करीबन 5 साल बाद रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। इससे पहले मई 2020 में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की थी। अब आते हैं बेसिस पॉइंट्स पर। चूंकि बेसिस पॉइंट्स 1% का 100वां हिस्सा होता है। मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला करता है। इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट रेट में 0.25% की कमी हुई। अब समझते हैं कि इस मीटिंग में कर्ज सस्ता होने का आधार क्या है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। खासतौर से अमेरिका की तरफ से लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते दुनिया भर में आर्थिक चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में आरबीआई ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। फिलहाल रेपो रेट 6.25% पर बना हुआ है। लेकिन अब विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के बीच चर्चा है कि इस बार भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। यानी आरबीआई मौजूदा रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% पर ला सकता है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। इनमें से पहला कारण है भारत की आर्थिक ग्रोथ में सुस्ती को लेकर चिंता बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.6% रही, जो वित्त वर्ष 2024 में इसी अवधि के दौरान की जो ग्रोथ थी उसके मुकाबले काफी कम है। हालांकि तीसरी तिमाही में भारत की विकास दर कुछ बढ़ी और 6.2% पर पहुंच गई, लेकिन फिर भी ये आरबीआई के 6.7% के अनुमान से नीचे है। इसलिए आरबीआई आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कर्ज को सस्ता करने का फैसला कर सकता है। इंटरेस्ट रेट में कमी दूसरा बड़ा कारण महंगाई में कमी आना बन सकता है। आरबीआई का अनुमान है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में एवरेज रिटेल महंगाई 4.8% रहेगी। अगली तिमाही की शुरुआत में यह और नीचे यानी कि चौथी तिमाही में 4.4% तक नीचे जा सकती है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि रिटेल महंगाई दर कम रहती है तो आरबीआई के पास दरें कम करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसके अलावा कच्चा तेल भी काफ़ी नीचे आ चुका है। क्रूड से महंगाई का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि क्रूड सस्ता रहेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम भी काबू में रहेंगे। अभी क्रूड 60 से $65 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। बैरल कच्चे तेल की मात्रा को मापने का एक पैमाना है। एक बैरल में करीबन 159 लीटर तेल आता है। कर्ज सस्ता करने की तीसरी ठोस वजह यह है कि बैंकों में पैसों की किल्लत है। बैंकिंग सिस्टम में कैश की किल्लत बनी हुई है। मार्च 2025 तक बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। दरों में कटौती से नकदी बढ़ाने में और मदद मिल सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब है कि जो मनी का सर्कुलेशन है और क्रेडिट डिसबर्समेंट है उस पर असर होता है। तो आरबीआई ने आज भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में करीब 20,000 करोड़ का ऑपरेशन किया है, जिसको हम ओपन मार्केट, जिसमें आरबीआई पैसा छोड़ता है, कुछ सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा छोड़ा जाता है।
और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल भी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अनाउंसमेंट होगी, जो नए आरबीआई के गवर्नर है जब वो करेंगे, तो उसमें कुछ और लिक्विडिटी से संबंधित मेजर लिए जा सकते हैं, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस मुझे लग रहा है कि और किए जाएंगे, या हो सकता है अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है तो कुछ डॉलर, जिसको डॉलर रुपी स्वैप कहते हैं, वो भी कल सुनने को मिल सकता है। कुल मिला के अगर लिक्विडिटी नहीं रहती है तो जो ग्रोथ की जीडीपी की रफ्तार है वो सुस्त पड़ जाती है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर बिजनेसमैन को, कंज्यूमर्स को कर्ज नहीं मिलेगा तो ना तो बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे, और कंज्यूमर्स भी जाके सामान जो खरीदते हैं उधार पे लेते हैं, टेलीविजन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, मकान है, ये सब चीजें जो उधार पे चलती हैं, कंज्यूमर क्रेडिट पर चलती हैं, वो कंज्यूमर क्रेडिट में भी सुस्ती आ जाती है। तो इस बात को देखते हुए आरबीआई कुछ ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिससे कि लिक्विडिटी आगे जाए। अब आपके काम की दूसरी खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी मंगलवार यानी 8 अप्रैल से लागू हो गई। आमतौर पर जब टैक्स बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और इसका बोझ हमारी आपकी जेब पर पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले एक्सपर्ट से समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी को उत्पादन शुल्क कहते हैं। आपको याद होगा कि जब जीएसटी नहीं आया था तो एक्साइज ड्यूटी लगभग पूरी चीजों पे थी। अब एक्साइज ड्यूटी सब आइटम्स पे नहीं है, यानी कि कुछ आइटम जो जीएसटी से बाहर रखे गए, जिसमें बिजली है, अल्कोहल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इन पे अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी चलती है, क्योंकि जीएसटी, एक्साइज और वैट का समावेश होकर, आपको याद होगा 17-18 टैक्स एक साथ सम्मिलित होकर जीएसटी बन गया था। पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, कुछ राज्यों की माली हालत की वजह से अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बार बार जिक्र होता रहता है जीएसटी काउंसिल में कि इनको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, पर अभी तक नहीं लाया गया है। अभी भी इस पे एक्साइज ड्यूटी जो पुराने जमाने में सभी उत्पादन शुल्कों पर चलती थी, जितना भी फैक्ट्री में सामान बनता था सब पे एक्साइज लगती थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी उन पदार्थों, चंद पदार्थों में से हैं, बल्कि मैं कहूंगा, जिन पे एक्साइज ड्यूटी और उत्पादन शुल्क लगता है। पेट्रोल पर कितना टैक्स लगता है और इसे कौन वसूलता है, इसे जान लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में टैक्स का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। भारत में पेट्रोल पर 2 मुख्य प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी, ये केंद्र सरकार द्वारा लगने वाला टैक्स है। ये पूरे देश में एक समान होता है। फिलहाल केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी 10% प्रति लीटर है। एक्साइज ड्यूटी के अलावा राज्य सरकारें भी वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लगाती हैं और हर राज्य में इसकी दर अलग अलग होती है। तेल मार्केटिंग कंपनियों को उन राज्यों को टैक्स चुकाना पड़ता है जहां वो अपना ईंधन बेच रही हैं। बता दें कि ईंधन को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली में पेट्रोल पर 19.4% वैट लगता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वैट 30% से ऊपर है, जो देश में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर फिलहाल अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत देखें तो 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है, तो इसमें लगभग 55 से 60% हिस्सा टैक्स का होता है। इसके अलावा रिफाइनिंग और परिवहन लागत को भी जोड़ा जाता है, यानी कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने और इसे डीलर तक पहुंचाने की जो लागत आती है वो भी जोड़ी जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनिंग लागत और अपने मार्जिन को जोड़कर डीलर के लिए बेस प्राइस तय करती हैं। पेट्रोल पंप मालिकों को प्रति लीटर कमीशन भी दिया जाता है। इस तरह से बेस प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट प्लस डीलर का कमीशन, ये सब जोड़ने के बाद पेट्रोल और डीजल की आखिरी अंतिम कीमत जो है वो तय होती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें किस तरह तय होती हैं, इसे उदाहरण से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। अगर हम इसकी ब्रेकअप देखना चाहें तो मैं दिल्ली के उदाहरण लेके आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के उदाहरण में अगर यहाँ पर समझ लीजिए आपको पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे मिल रहा है, तो उसमें बेस प्राइस 53 रुपए 9 पैसे होती है। इसके अलावा बेसिक एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 40 पैसे होती है, और इसके अलावा रोड और इंफ्रा सेस एक लगता है जो कि 5 रुपए के हिसाब से लगता है। ये मैं आपको अभी जो परिस्थितियों बता रहा हूं। एक एग्रीकल्चर और इंफ्रा सेस भी लगता है जो कि करीब 2.5 रुपए लगता है। अब जहां पर सरकार ने बढ़ाया है, इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, SAED। ये 11 रुपए थी, इसको बढ़ा के 13 रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा जो डीलर कमीशन है वो डीलर कमीशन अलग होती है। कुल मिला के 94 रुपए 77 पैसे का आपको पेट्रोल पड़ता है। इसी प्रकार डीजल की कैलकुलेशन होती है। डीजल में ये 8 रुपए थी जो कि 10 रुपए कर दी गई है। तो जहां बढ़ोतरी हुई है वो इस स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सूचित किया है कि उत्पाद शुल्क दरों में की गई बढ़ोतरी के बाद
पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करेंगी, लेकिन सवाल एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद कीमतें क्यों नहीं बढ़ी, तो इसका जवाब छुपा है कच्चे तेल की कीमतों में। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल काफ़ी सस्ता हो चला है। आज की तारीख में ये 60 से $64 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल बनाने की लागत कम पड़ती है। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आपको 50 रुपए में सामान खरीदकर 70 रुपए में बेचना बन रहा है, लेकिन अब अगर सामान की कीमत घटकर 40 रुपए हो जाए और सरकार कहे कि 5 रुपए अतिरिक्त टैक्स दो, तो भी आपके पास मुनाफा बचेगा। आप ग्राहक से 70 रुपए ही लेते हैं क्योंकि आपकी लागत कम हो गई है। ठीक वैसे ही तेल कंपनियों की लागत कच्चे तेल के सस्ते होने से कम हुई है, इसलिए वे एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी को अपने मुनाफे से एडजस्ट कर रही हैं और हमें राहत दे रही हैं। लेकिन भविष्य में अगर कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ती हैं तो तेल कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को हम पर भी डालेंगी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला क्यों लिया और तेल कंपनियां इसे किस तरह एडजस्ट करेंगी, इसे और आसान तरीके से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। तो अगर आप आसान भाषा में समझे तो एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में रख लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी सरकारी हैं और सरकार को पीछे फ्यूल सब्सिडीज की वजह से काफी भारी फिस्कल लोड आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात, सरकार अपनी रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ाना चाहती थी। तो मेरा कैलकुलेशन कहती है कि 25 से 30 हजार करोड़ का सरकार को इससे फायदा होगा, यानी कि सरकारी जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, टैक्स कलेक्शन जो है, उसमें 25-30 हजार करोड़ का इजाफा होगा। अब इसको एब्जॉर्ब कहां किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की प्राइस $60-65 के बीच में आ गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो इन्वेंट्री है वो करीब 45 दिन का चलता है, वो अभी भी $75 का है। पर फिर भी क्योंकि क्रूड सस्ता हो गया तो सरकार ने जो बेस प्राइस है, यानी जिस प्राइस पे क्रूड आता है, उसमें इसको एडजस्ट किया। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।